यो के शिक्षार्थियों और हेलो हल्द्वानी के श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मैं कुशा सिंह और मेरे साथ डॉक्टर अपराजिता बैठी हैं। हम आपके सामने आज वर्ल्ड स्किज़ोफ्रेनिया डे के बारे में कुछ बातें करने वाले हैं। वर्ल्ड स्किज़ोफ्रेनिया डे जो कि 24 मई को है, उसको हम हिंदी में मनोविकलता दिवस भी कहा जाता है। आज हम आपके समक्ष इसके बारे में कुछ बातें करने वाले हैं। स्किज़ोफ्रेनिया एक गंभीर मानसिक बीमारी है। इसे पागलपन के रूप में भी देखा जाता है। जानकारी की कमी के कारण लोग इसे अंधविश्वास से भी जोड़ देते हैं। इस गंभीर बीमारी में जो मरीज होते हैं वो भ्रम की स्थिति में रहते हैं और स्किज़ोफ्रेनिया के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए और मरीजों की सही स्वास्थ्य सुविधा व इलाज मुहैया कराने के उद्देश्य से दुनिया भर में 24 मई को विश्व स्किज़ोफ्रेनिया दिवस हम मनाते हैं। आज के दिन 24 मई को फ्रांस के डॉक्टर फिलिप पिनेल ने को सम्मानित किया गया और वह मानसिक रूप में अस्वस्थ लोगों के लिए उपचार और मानवीय देखभाल देने का काम करते थे। स्किज़ोफ्रेनिया दिवस का उद्देश्य इस बीमारी के बारे में जागरूकता बढ़ाना है और इससे जुड़े कलंक को कम करना है। आज के दिवस को हम इस रूप में मनाते हैं कि इस परिस्थिति से जो लोग पीड़ित हैं, जो मरीज इससे गुजर रहे हैं, उसका हम समर्थन कर पाएँ। और मैं चाहती हूँ कि हमारे श्रोतागण भी ये समझ पाएँ कि इसके बारे में जितनी नॉलेज उनको होए, जितना ज्ञान उनको है, वो इसको अपने साथ के दोस्त हैं, परिवारजन हैं, सबको हम पहुँचा पाएँ इसकी नॉलेज को। इसके बारे में बताना चाहूँगी कि जैसे हिप्पोक्रेटिस ने कहा है कि यह रोग शरीर के द्रव्यों में कुछ कारणों से उत्पन्न असंतुलन से होता है। गैलेन जो कि रोमन चिकित्सक हैं, इन्होंने इसको डिमेंशिया का नाम दिया था। इस बीमारी पे इमाइल क्रैपलिन ने भी काम किया है, जो कि एक साइकोलॉजिस्ट थे। डॉक्टर मॉरल ने इसे डिमेंशिया प्रीकॉक्स का नाम कहा है। तो इस तरह स्किज़ोफ्रेनिया का पूर्ण नाम डिमेंशिया प्रीकॉक्स था, जो कि बौद्धिक ह्रास है, यानी कि इंटेलेक्चुअल डिटोरिएशन। तो इसको पहले शोधकर्ता और पहले साइकोलॉजिस्ट ने डिमेंशिया प्रीकॉक्स का नाम दिया। पर 1911 में स्विट्जरलैंड के मनोचिकित्सक डॉक्टर ब्लूलर ने इसको इस मानसिक विकृति का नाम स्किज़ोफ्रेनिया दिया। यह लैटिन शब्द है और लैटिन शब्द ने स्किज़न का मतलब होता है विभक्त होना और फ्रेन का मतलब होता है मन। तो मन का विभक्त होना, इसको स्किज़ोफ्रेनिया समझा गया है। तो ब्लूलर की जो स्टडी थी, उनकी जो काम था, उसमें उन्होंने स्किज़ोफ्रेनिया को डिमेंशिया से अलग किया है। डिमेंशिया तो इंटेलेक्चुअल डिटोरिएशन था, पर उन्होंने स्किज़ोफ्रेनिया को अलग दिया है क्योंकि अलग नाम दिया है और इस मानसिक विकृति को उन्होंने एक अलग पहचान दी है, जिसको आज हम मना रहे हैं। अब मैं डॉक्टर अपराजिता से चाहूँगी कि वो हमें स्टेजेस के बारे में, इसके सिम्टम्स के लक्षण के बारे में और इसके प्रकार के बारे में हमें और इन्फॉर्मेशन दें। धन्यवाद कुशा जी। मैं डॉक्टर अपराजिता उपाध्याय, समाज कार्य विभाग, सभी लिसनर्स का स्वागत करती हूँ। और स्किज़ोफ्रेनिया दिवस, जैसा कि कुशा जी मैम ने बताया भी कि हम आज 24 मई को स्किज़ोफ्रेनिया डे के अवेयरनेस के बिहाफ में यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। स्किज़ोफ्रेनिया क्या होता है, उससे पहले एक चीज़ समझना होगा, साइकोसिस एंड साइकोन्यूरोसिस, ये दो टर्म्स होते हैं, इसमें क्या अंतर है। तो साइकोसिस उसको बोलते हैं जिसके अंतर्गत एक व्यक्ति का वातावरण से पूर्णतया संबंध क्या हो जाता है, कट जाता है। और जब हम साइकोन्यूरोसिस की बात करते हैं तो वह व्यक्ति ऐसा है कि जिसका वातावरण से पूर्णतया संबंध नहीं कटा है, लेकिन कहीं कहीं पर कुछ कुछ जगह पे ऐसा होता है कि उसके अंतर्गत कुछ विकृतियाँ देखने को मिलती हैं, ठीक है, जो अमूमन सब में थोड़ी बहुत डिसऑर्डर्स होती ही होती हैं। अब हम बात कर रहे हैं स्किज़ोफ्रेनिया पे। जब स्किज़ोफ्रेनिया पे बात कर रहे हैं, जो कि मैंने कहा कि साइकोसिस का पार्ट है। साइकोसिस के 4 पार्ट होते हैं कुशा जी। पहला होता है स्किज़ोफ्रेनिया, दूसरा होता है पैरानॉइड, जिसको कि हिंदी में व्यामोह बोलते हैं, स्किज़ोफ्रेनिया को हिंदी में मनोविकलता बोलते हैं। और तीसरा होता है इन्वोल्यूशन मेलनकोलिया, ठीक है, जो कि अंतर्मुखी विषाद के रूप में इसको जाना जाता है। और चौथा होता है मूड डिसऑर्डर, ठीक है, जिसके अंतर्गत आप यूनिपोलर, बाइपोलर, तमाम ये सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं। चूंकि आज हमारा टॉपिक स्किज़ोफ्रेनिया है तो हमारी लंबी चर्चा इसी पे होगी। तो इसके 3 स्टेजेज होते हैं। सबसे पहला स्टेज होता है पूर्व लाक्षणिक अवस्था, ठीक है। पूर्व लाक्षणिक अवस्था वो अवस्था होती है जिसके अंतर्गत व्यक्ति में अभी क्लियर स्पष्ट लक्षण देखने को नहीं मिलते हैं। आप अभी रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएंगे, आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि उसको स्किज़ोफ्रेनिया जैसी गंभीर बीमारी के वो चपेट में आ रहा है। तो ये पूर्व लाक्षणिक अवस्था होती है, जो कि बहुत धीमी गति से कुछ कुछ लक्षण आपको दिखेंगे, लेकिन वो बहुत पूर्णतः आप उसको लेके अश्योर नहीं हो पाएंगे। सेकंड होता है एक्टिव स्टेज,
सक्रिय अवस्था। इस अवस्था में अब वो सिम्टम्स क्या होते हैं, दिखने लगते हैं। अब वो सिम्टम्स कैसे होते हैं, लक्षण कैसे होते हैं, तो यहीं पे मैं सिम्टम्स को भी समझाते चल रही हूँ, बताते चल रही हूँ अपने श्रोताओं को। एक होता है सकारात्मक लक्षण, है ना, मतलब कि पॉजिटिव सिम्टम्स, और दूसरा होता है निगेटिव सिम्टम्स। पॉजिटिव सिम्टम्स के अंतर्गत व्यामोह, भ्रम, विभ्रम, ये सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। डिसऑर्गेनाइज्ड थिंकिंग, स्पीच, ये सारी चीज़ें आती हैं। और निगेटिव जिसमें कि कुंठित संवेग, है ना, हाव भाव, या किसी भी चीज़ पे बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर देना, तो ये आपका निगेटिव सिम्टम्स के अंतर्गत आता है। और तीसरी अवस्था है अवशिष्ट, ठीक है। अवशिष्ट के अंतर्गत भी कुंठा और फ्रस्ट्रेशन होता है, जिसके अंतर्गत कहीं ना कहीं मन की जो भी दबी हुई भावनाएं हैं जो कि पूरी नहीं हो पाई हैं, वो कहीं ना कहीं अचेतन से चेतन में आने का प्रयास करती हैं, और वो किसी विभत्स रूप में आने का प्रयास करने लगती हैं। आक्रामक रूप से व्यक्ति, वो क्या होता है, किसी चीज़ से अगर ट्रिगर हो गया, ट्रिगर मतलब कि वो उद्दीपक का कार्य कर रहा है, जिससे उसका वो रोग क्या है, प्रचंड रूप में सामने आने लग रहा है, ठीक है। अब जैसे मैंने कुछ टर्मिनोलॉजी यूज किया है, उसको मैं आपको समझाना चाहूंगी। जैसे पैरानॉइड, अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा पॉजिटिव सिम्टम्स के अंतर्गत पैरानॉइड। पैरानॉइड का अर्थ होता है व्यामोह, व्यामोह होता है, लेकिन इसका एक शाब्दिक अर्थ होता है झूठा विश्वास। झूठा विश्वास का मतलब ये होता है जैसे कि महानता का व्यामोह, है ना, कि जैसे किसी व्यक्ति को ये लगे कि आई एम सुप्रीम, अहम ब्रह्मास्मि, इस टाइप का उसको लगने लगे। महानता का व्यामोह। फिर शक्ति का व्यामोह, कि मतलब मेरी ही शक्ति से, मेरी अलौकिक शक्ति से पृथ्वी चल रही है, इस तरह का। ईर्ष्या का व्यामोह, ईर्ष्या के व्यामोह में कि अनावश्यक उसको ऐसा लगता है कि सभी लोग उससे क्या कर रहे हैं, ईर्ष्या कर रहे हैं, लोग उससे चिढ़ रहे हैं, है ना। फिर होता है दंड का व्यामोह। दंड का व्यामोह का मतलब ये हुआ कि एक व्यामोह बंदे, मैंने पहले बताया, मतलब कि झूठा विश्वास। तो दंड का व्यामोह का मतलब ये होता है कि उस व्यक्ति को ऐसा लगने लगता है कि उसी के बारे में बात हो रही है, ठीक। और उसको कभी कभी इस तरह, कभी अगर ये स्टेज थोड़ी सी और बढ़ जाती है तो उसको ये भी लगने लगता है कि लोग उसको मारने का क्या कर रहे हैं, साजिश कर रहे हैं, लोग उसको मारना चाह रहे हैं, है ना। अब यहाँ पे अगला टर्म मैंने यूज किया था, जिसको मैं क्लियर करना चाहूंगी, भ्रम और विभ्रम, है ना। भ्रम मतलब डेल्यूजन, और विभ्रम हेलुसिनेशन। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेल्यूजन एंड हेलुसिनेशन, ये समझना बहुत जरूरी होता है। और जैसे MSW के छात्र छात्राएं जो भी मेडिकल एंड साइकेट्रिक सोशल वर्क अगर वो स्पेशलाइजेशन लेते हैं, तो आपको ये पढ़ने के लिए मिलेगा ही, तो आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो भ्रम उसे कहते हैं जब आप किसी ऑब्जेक्ट वहां उपस्थित होता है, और आप ऑब्जेक्ट को आप कुछ और समझ रहे हैं। जैसे आपने रस्सी को सांप समझ लिया, तो उसको हम भ्रम कहेंगे, ठीक। लेकिन अगर विभ्रम की बात की जाए तो देर इज नो ऑब्जेक्ट, वहां पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, फिर भी आप उसको क्या समझ रहे हैं कि वहां पे कोई सांप है, वहां पे एक रस्सी भी नहीं है, फिर भी आपको सांप दिख रहा है। तो ये विभ्रम की स्थिति हो गई। तो ये स्थितियां अगर बहुत एक होता है कि लंबे टाइम से चलने लगे, बार बार वही चीज आपको दिख रहा है, और विभ्रम हो रहा है, किसी व्यक्ति को ही आप बार बार परसेप्ट कर रहे हैं कि नहीं वही सामने है, जबकि वहां पे कोई नहीं है। मैंने कहा विभ्रम में कि आपके सामने ऑब्जेक्ट नहीं होता है, ठीक। तो ये आपका भ्रम विभ्रम का ये सारे क्या है, सिम्टम्स हैं, जिसके वजह से सिजोफ्रेनिया जो मनोविकलता के जो रोगी हैं, आसानी से पहचाने जा सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स पे, ठीक है। तो पहले DSM-4 था, जिसके अंतर्गत DSM-4 जो मैंने थोड़ी देर पहले जब चर्चा भी की, है ना। तो DSM-4 के अंतर्गत जैसे कैटेगराइज किया गया था, तो इसके टाइप्स को डिसऑर्गेनाइज्ड, है ना, विघटित, फिर कैटाटोनिक, फिर पैरानॉइड, अनडिफरेंशिएटेड एंड रेसिड्यूअल, ठीक। ये 5 टाइप में इसको बांटा गया था। लेकिन जब DSM-5 आया, तो इन सारे 5 जो टाइप्स थे, इनको क्या किया गया कि इसलिए हटा दिया गया, इसको एक नाम दे दिया गया सिजोफ्रेनिया स्पेक्ट्रम, है ना। और ये नाम क्यों दे दिया गया, उन 5 को क्यों हटा दिया गया, इसका सबसे बड़ा रीजन ये था कि जो भी सिजोफ्रेनिक पेशेंट थे, तो ये जो हमने कैटेगराइज किया था पहले, है ना, वो कैटेगराइज सही नहीं था। ये सही नहीं था मतलब कि सब में सारे चीज लक्षण दिखते थे, है ना। तो हम बहुत अच्छे से इसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे थे, तो इसीलिए सिजोफ्रेनिया स्पेक्ट्रम का नाम दिया गया। जैसे डिसऑर्गेनाइज्ड में था कि ऑर्गेनाइज वे में नहीं रहेगा, उसकी बातों को तारतम्यता नहीं रहेगी, है ना। कैटाटोनिक का अर्थ था कि ऑर्गेनिक डिसऑर्डर, है ना, स्वेलिंग इन ब्रेन, ये सारी चीजें थी। पैरानॉइड जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि एक झूठा विश्वास लेके व्यक्ति क्या होता है, उसी को सच मानने लगता है। अनडिफरेंशिएटेड के अंतर्गत कि बहुत सारी चीजें जो कि मिक्स रूप में आपको दिख रही हैं, बहुत सारी चीजें आपको, तो पहले तो इसको टाइप्स में हमने कैटेगराइज किया था, लेकिन आफ्टर सम टाइम जब DSM-5 आया, तो ये कैटेगरीज हटा दिए गए, है ना, क्योंकि सब में सारे लक्षण दिख रहे थे, और बहुत इजी नहीं था, ये चीज कहीं ना कहीं बहुत जटिल था। तो इसको एक नाम दिया गया सिजोफ्रेनिया स्पेक्ट्रम। और
ओवर टू यू कुशा जी। हाँ, तो हम जैसे अभी मैम ने समझाया कि बहुत तरीके के लक्षण और प्रकार होते हैं स्किज़ोफ्रेनिया में। ये बीमारी बहुत गंभीर होती है और इसको काफ़ी शोध इसमें चल रहे हैं और इसके बारे में अभी हम और बातें करेंगे क्योंकि इसमें अभी भी ये टॉपिक ऐसा है जिसमें अभी काम चल ही रहा है। काफ़ी समय से शोधकर्ता इसमें जानना चाहते हैं कि इसके कॉजेज़ क्या होते हैं, इसके कारक क्या होते हैं। शोध से ये पता चला है कि एक सटीक कारण नहीं है, इसका सटीक कारण अभी तक अज्ञात है। पर शोध से ये पता चला है कि संभवतः इसके 3 मेजर रीजंस हैं, मेन कॉजेस हैं, 3 मेजर कारक हैं, जो कि है जैविक, बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल एंड सोशियो कल्चरल, सामाजिक, सांस्कृतिक। तो जैसे जैविक में हम बोलते हैं कि एबनॉर्मल ब्रेन डेवलपमेंट हुआ है या एबनॉर्मल केमिकल कॉम्पोजिशन में कुछ गड़बड़ हुई है। तो भ्रूण से ही अगर किसी की एबनॉर्मल अंडरस्टैंडिंग है दुनिया की, तो वो ब्रेन की, तो वैसा ही वो जैविक हम उसको बायोलॉजिकल रीजंस में समझते हैं। उसके बाद है साइकोलॉजिकल। साइकोलॉजिकल जो समस्या आती है वो ये होती है कि जैसे अगर छोटे में ही आपका फॉल्टी सोशलाइजेशन हो, कि आपका सामाजिकरण जो हो रहा है वो ही गलत हो रहा है। अगर आपने छोटे ही एज में किसी का मर्डर देख लिया, हाँ, कोई बहुत बड़ा ट्रॉमा देख लिया, तो उस चीज़ का आपके साइकोलॉजी में बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है और उससे आपका बिहेवियर में भी बहुत फ़र्क पड़ता है। तो उसका जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है, उससे भी हम क्या हो जाते हैं, वल्नरेबल हो जाते हैं कि हम ये भी नहीं बोल सकते कि अकेले एक इवेंट की वजह से इंसान हमेशा के लिए प्रॉब्लम में फंसेगा या हमेशा के लिए उसको मेंटल प्रॉब्लम्स होंगी। इट इज़ नॉट नेसेसरी, वो ज़रूरी नहीं है, पर ये हो जाता है कि उसके लिए हम वल्नरेबल हो जाते हैं। फिर तीसरा हमारी जो बात है सोशियो कल्चरल एस्पेक्ट, जो सोशल कल्चरल कॉजेज होते हैं, सामाजिक सांस्कृतिक। वो ऐसा हुआ कि सपोज अगर किसी के जीवन में कोई पारिवारिक विघटन हो गया, तलाक हो गया माता पिता का, छोटे ही उम्र में आपने डोमेस्टिक वायलेंस देख लिया, हाँ, तो उससे क्या हुआ, आपका सामाजिक सांस्कृतिक एक विश्वास सोसाइटी से उठ जाता है। फिर आप अपने डिफेंस, मतलब अपने आप को बचाने के लिए आप जैसे मैम ने अभी बात किया झूठा विश्वास, वैसा होने लगता है। तो ये संभवतः 3 हमारे मेजर कॉजेज होते हैं, मेजर कारक होते हैं, पर अभी भी शोध से ये पता नहीं चल पाया है कि सटीक कारण क्या होते हैं। पर सबसे अच्छी बात यह है कि ये बीमारी ऐसी है जिसका इलाज तो अभी तक शोध में पाया नहीं है, पर हमारे सामने कई सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी को इससे चलाया है। और मैं एक सजेस्ट करूँगी आप सबको एक मूवी देखना, ब्यूटीफुल माइंड, द ब्यूटीफुल माइंड। ये मूवी है जॉन नैश के बारे में, जो मैथमेटिक्स के प्रोफेसर थे और उनको नोबेल पुरस्कार भी मिला है, ऑल्दो ही वॉज सफरिंग फ्रॉम स्किज़ोफ्रेनिया। अब मैम, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप प्लीज़ हमें और बताएं। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। हम बात करेंगे अब सिजोफ्रेनिया का जो डिजीज है, आपने सुना उसका क्या सिम्टम्स था, क्या उसका टाइप्स था, क्या उसके फेजेस थे। अब हम बात करेंगे प्रभाव पे, डायमेंशंस पे और ट्रीटमेंट पे। जब हम इस पे बात करते हैं तो सबसे पहले तो हम डायमेंशंस पे बात करते हैं। डायमेंशन मतलब कि किस तरह से वो व्यक्ति डायमेंशन प्रभाव को एक ही साथ लेके चलते हैं। कहीं ना कहीं प्रभाव इम्पैक्ट सोसाइटी पे क्या पड़ रहा है, कहीं ना कहीं उसका कॉग्निटिव जो डिसऑर्डर, कॉग्निटिव मतलब कि संज्ञानात्मक है ना, कहीं ना कहीं बौद्धिक विकास बौद्धिक चीज से ही कनेक्टेड है। संज्ञानात्मक, उसको सोचने समझने की शक्ति क्या हो चुकी है, क्षीण हो चुकी है। मैंने पहले भी कहा था कि वातावरण से वो क्या होता है, उसका संबंध कट सा जाता है ना, वो किसी चीज को समझने की क्षमता से क्या होता है, पूर्णतया असमर्थ हो जाता है। तो इंटेलेक्चुअल जो पावर होता है वो कहीं ना कहीं उसका डिस्टर्ब हो जाता है। जब वो डिस्टर्ब होता है तो उसका इम्पैक्ट उसके इमोशनल बिहेवियर पे, जैसे संवेग, अनकंट्रोल्ड इमोशंस, है ना, या आपको जैसे एक होता है मैनिक डिप्रेशन, है ना, उसके अंतर्गत क्या है, मैनी मतलब बहुत उन्माद की स्थिति, बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगा। डिप्रेशन बहुत ज़्यादा विषाद की स्थिति, जब बहुत ज़्यादा चिरकालिक रूप से वो क्या हो गया, फ्रस्ट्रेशन या विषाद में चला गया। फिर इसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं सांवेगिक रूप से अस्थिरता, जब ये सांवेगिक बौद्धिक रूप से अस्थिरता है, सांवेगिक रूप से अस्थिरता है, तो अब आप खुद समझ सकते हैं कि फिर व्यवहारात्मक रूप से वो अस्थिरता होगी ही होगी। और व्यवहारात्मक रूप का अस्थिरता का मतलब क्या हो गया कि जैसे होता है एक वर्ड मनोपेशीय, साइकोमोटर, मतलब उसके हाव भाव जो होंगे वो भी क्या होंगे कि तारतम्यता के साथ नहीं होंगे। ठीक है, उस लड़खड़ा के चलना, लड़खड़ा के बोलना, अपनी बातों को जिस तरह से उसको बोलना है उस तरह से वो प्रेजेंट नहीं कर पा रहा है, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं उसकी चीज़ें, ये प्रभाव मतलब उसकी चीज़ें ये दिखने लगती हैं। अब हम बात करते हैं
ट्रीटमेंट पे जब उपचार की बात करते हैं तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो कि एक आता है ड्रग थेरेपी, है ना, एंटी ड्रग थेरेपी, जो कि दवाइयों के माध्यम से उसको क्या कहते हैं, मतलब प्रशांतक इस तरह की चीज़ों से उसको हम कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। या कभी कभी शल्य चिकित्सा भी होती है, सर्जरी भी होती है। साइकोथेरेपी के अंतर्गत मनोचिकित्सा, जिसके अंतर्गत फैमिली एंड सोशल, हम ये दो एस्पेक्ट को ज़्यादा इम्पोर्टेंट देख के समझते हैं कि परिवार में उसको क्या हो कि एक जैसे कहा जाता है ना कि उसको एक्स्ट्रा केयर एक्स्ट्रा लव की आवश्यकता है। ठीक, अब आप जैसे पहले एक थोड़ा सा इसको हिस्ट्री में लेके जाए तो पहले अगर किसी के घर में कोई स्किज़ोफ्रेनी फ्रेनी मतलब पेशेंट है ना, तो लोग उसको जल्दी एक्सेप्ट नहीं कर पाते थे और इसको एक सोशल स्टिग्मा के रूप में देखा जाता था, सामाजिक कलंक के रूप में देखा जाता था। अब वो जहाँ तक वो परिवार ही एक्सेप्ट नहीं कर रहा तो सोचिए उस पेशेंट की क्या स्थिति है। दूसरा, जब परिवार से चूंकि होता क्या, परिवार क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहा है, क्योंकि समुदाय के लोग, समाज के लोग वो क्या कर रहे हैं, उसको सीधे सोशल बाइकआउट में लेके चल जा रहे हैं। इनके घर कैसे शादी करेंगे, है ना। अब एक चीज से देखिए कैसे सारी चीजें डिस्टर्ब हो रही है ना। वो तो एक मान लो कि मानसिक एक हेल्थ इश्यूज है, लेकिन उससे सोशल इशू जनरेट हो गया कि इनके घर शादी कैसे कर सकते हैं, इनके यहाँ इनकी बहन ये हो गया था। और एक जैसे स्टार्टिंग में आपने वर्ड यूज किया था पागल, तो अब तो खैर इस पे भी रोक है कि हम आप किसी को इस तरह से नहीं कह सकते, हम उसको सीधे मनोविकृति या मानसिक रोगी कहेंगे, है ना। और उसके बाद फैमिली और सोशल मतलब कि कम्युनिटी, और जैसे जो भी आस पड़ोस के लोग हैं, इनका जो इंटरवेंशन होता है पॉजिटिव रूप में अगर हो तो बहुत संभव है कि वो व्यक्ति थोड़ा तो मतलब अपना जो संवेग है या चीज़ें थोड़ी सी सही हो सकती हैं। लेकिन हमारे यहाँ जस्ट उल्टा होता है। तो जैसे कहावत होता है, एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा। एक तो वो ऐसी पेशेंट है सही ना, बात, सही और बात। उसको आप और भी क्या कर रहे हैं, ह्यूमिलिएट कर रहे हैं, है ना, नीचा जी। दिखा रहे हैं। अब उसको तो, पेशेंट को तो छोड़ दीजिए, उसको तो समझ नहीं है, उसके परिजनों को भी आप उस तरह से ह्यूमिलिएट कर रहे हैं, तो परिजनों को भी आप उसी कैटेगरी में लाने के लिए कहीं न कहीं प्रतिबद्ध हो गए हैं। तो ये बहुत गलत बात है ना? हमको एक बीमारी के तौर पे समझना जी। चाहिए, ना कि कोई सामाजिक कलंक के रूप में समझना चाहिए। फिर उसके बाद होता है कम्युनिटी अप्रोच, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया। कम्युनिटी अप्रोच के अंतर्गत जैसे अब वो बहुत चीज़ें चेंज हो गई हैं, जैसे एक पार्शियल हॉस्पिटलाइजेशन एक ये कॉन्सेप्ट है, जहाँ पे रोगी को ऐसा ना लगे कि वो किसी हॉस्पिटल में रह रहा है। राइट। क्योंकि आधा तो वो ऐसे ही बीमार और फील होने लगेगा ना कि मैं हॉस्पिटल में इतने लंबे समय से क्या कर रहा हूँ। हुँ। तो पार्शियल हॉस्पिटलाइजेशन का मतलब ये है कि घर जैसा उसको एक थोड़ा सा माहौल मिले, वो हॉस्पिटल में रहे, ट्रीटमेंट भी हो, लेकिन उसको ऐसा खुद ना समझ में आए कि वो किसी हॉस्पिटल में रह रहा है। जिसको कि अगर फॉरेन में भी अगर आप जाकर देखें तो वहाँ पे हाफ-वे होम, है ना? हाँ जी। कि एक घर जैसा उसको एनवायरनमेंट रहे, ताकि वो अपने परिजनों से भी मिल पाए और डॉक्टर की जो टीम है उसको भी वो अच्छे से क्या करे, कोऑपरेट करे। तो दोनों तरफ से केयर हो, मेडिकल केयर एग्जैक्टली भी हो और और सोशल केयर भी हो। सोशल केयर भी एग्जैक्टली, हाँ। और उसी में हम कहीं ना कहीं अगर उसकी स्थिति थोड़ी सही हो जाती है तो हम उसको कहीं ना कहीं ऑक्यूपेशनल ट्रेनिंग के तहत भी लाते हैं, जिसके कि उसका एक होता है ना कि एक विकास होता है। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले, अब आप एक क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं कि ऑक्यूपेशनल ट्रेनिंग की आप कैसे बात कर रहे हैं। आपने तो थोड़ी देर पहले ही कहा था कि वातावरण से संबंध उसका कटा होता है। तो ये ऑक्यूपेशनल ट्रेनिंग उन लोगों की बात होती है जहाँ पे हम साइकोन्यूरोसिस, क्योंकि जब मेंटल हॉस्पिटल में आप जाएंगे तो आपको वहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ पेशेंट मिलते हैं। तो उन पेशेंट जहाँ पे इसकी क्या किया जाए, जहाँ पे इसकी प्रासंगिकता है या जहाँ पे इसको किया जा सकता है, वहाँ की मैं बात कर रही हूँ। तो ये कहीं ना कहीं ट्रीटमेंट के अप्रोच से बात हो रही है। और अब इंटरवेंशन की बात करते हैं, समाज का हस्तक्षेप की अगर बात की जाए, क्योंकि सोशल वर्क का विद्यार्थी हैं तो जरूर जानना चाहेंगे कि इसमें सोशल वर्कर का रोल क्या होगा, फंक्शंस क्या होंगे, सोशल वर्क कैसे इसमें काम करेगा। तो सोशल वर्क का आपने पहले भी पढ़ा होगा, मेथड 6 मेथड आपने पढ़े होंगे। सोशल केस वर्क, सोशल ग्रुप वर्क, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन, सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन, सोशल वर्क रिसर्च एंड लास्ट सोशल एक्शन। तो यहाँ पे आपको खुद समझ में आ रहा होगा कि जब आप इंडिविजुअली किसी को डील कर रहे हैं तो आप सोशल केस केस वर्क, वर्क पे है काम ना। करेंगे। और जी। जब आप वही सारे मेंटल पेशेंट हैं, है ना, तो कहीं ना कहीं वो सारे आपके लिए ग्रुप की तरह हो गए, जी। तो ग्रुप वर्क ग्रुप आप वर्क काम हो कर गया। रहे हैं। ठीक। और आप जब वो उन पेशेंट के परिजन के साथ काम कर रहे हैं, आस पड़ोस के जो लोगों को आप अवेयरनेस वाला जो पोर्शन अगर संभाल रहे हैं, वो चीज कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अपने आप में वो कम्युनिटी वर्क कम्युनिटी आ का गया। एक जी। टाइप भाग आ गया, है ना। और उसमें आप एनजीओ को मान सपोज जिसको भी आप कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक, वो सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट आ गया।
ठीक, उसके रिगार्डिंग अगर आप रिसर्च कर रहे हैं कि ये बीमारी में और क्या हम अच्छा कर सकते हैं, अच्छा इन द सेंस कि हम किस तरह से इन रोगियों के बेहतरी के लिए काम कर सकते हैं, जो भी आप शोध करें, तो समाज कार्य से संबंधित जो भी शोध होते हैं तो वो समाज कार्य शोध के अंतर्गत आते हैं। और लास्ट सोशल एक्शन, कि अगर ऐसा कुछ हुआ जहाँ पे ह्यूमन राइट्स की बात आए, ठीक है, जहाँ पे ऐसा तो इस तरह से एक्ट बनता है, जैसे मेंटल हेल्थ एक्ट बना हुआ है ना, कि उनके साथ किसी भी तरह का कोई गलत, मतलब उनके जैसे कभी ऐसा होता है कि प्रॉपर्टी का इशू हो जाता है ना, कि पति पत्नी अचानक दोनों ही की स्थिति ऐसी हो गई, कोई ट्रामा हुआ, नहीं बर्दाश्त कर पाए, इकलौता बेटा खत्म हो गया, तो वहाँ पे क्या होता है कि अगर दोनों की स्थिति ऐसी हो गई तो प्रॉपर्टी की, तो ये सारी चीज़ों के लिए कहीं ना कहीं एक रास्ता जरूर बना हुआ है कि उन पेशेंट को कैसे डील करना है। अब जब सोशल वर्कर इंटरवेंशन पे हम आते हैं तो हमारा 3 तरह से रोल होता है एज ए साइकेट्रिस्ट सोशल वर्कर। हमको 3 तरह के रोल प्ले करने होते हैं। एक तो रोगी के साथ हमको बहुत लव और केयर दिखाना पड़ता है। रोगी के परिजन के साथ, उनके साथ भी हमको कहीं ना कहीं परिजन और कम्युनिटी जो जहाँ पे वो रह रहा है ना, उसके साथ भी हमारा क्या होता है, एक फॉलोअप चलता है कि भाई वहाँ पे रोगी का जैसे माने हमने तो ट्रीटमेंट कर दिया, अब वहाँ पे उसको किस तरह का ट्रीटमेंट हो रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि हम यहाँ पे उसको लव और केयर कर रहे हैं, वहाँ पे कोई ट्रिगर कर रहा हो, ठीक, परिवार में कोई व्यक्ति परेशान कर रहा हो। और लास्ट होता है जो टीम वर्क होता है, जिसमें कि हॉस्पिटल के जो भी मैनेजमेंट है, डॉक्टर है, नर्स है, वार्ड बॉय है, जो भी जितने लोग हैं जो कि उसे केयर गिवर्स हैं, तो उसके साथ जो काम कर रहे हैं, तो उनके साथ भी हमारा एक क्या होती है, नैतिक दायित्व होती है, जैसे गोपनीयता। और इसमें सोशल वर्क के प्रिंसिपल्स की अगर बात की जाए तो सारे प्रिंसिपल्स लगभग आपके अप्लाई होंगे, जैसे कंट्रोल इमोशंस हो गया, भावना प्रकटन का सिद्धांत, है ना, स्वीकृति का सिद्धांत, और इस तरह से संचार का सिद्धांत, तो आप जितना भी गोपनीयता का सिद्धांत, तो इस तरह के जितने भी सिद्धांत है ये भी कहीं ना कहीं एप्लीकेबल किस तरह से है, ठीक है। तो ये मेरा आज ये चर्चा था। अब मैं ओवर टू यू कुशा जी, अब बोलिए। जैसे मैम ने अभी बोला, उसी बात को मैं आगे बढ़ाते हुए ये बोलना चाहती हूँ कि आजकल मॉडर्न सोशल वर्कर्स ने ये बहुत ज़्यादा जोर डाला है कि हम व्यक्ति विशेष को खाली व्यक्ति के रूप में ना लें, हम उसके मानव को उसके सामाजिक वातावरण के संदर्भ में हम उसको समझें, है ना। कि जैसे हमारा पेशेंट है तो पेशेंट को हम खाली से, मैम ने बोला कि पेशेंट नहीं होता, फैमिली होती है, उसका केयर गिवर्स होते हैं, फिर कम्युनिटी होती है, जैसे मैम की भी बात थी। तो वैसे ही सोशल वर्कर का ये नज़रिया होना ज़रूरी है कि हम व्यक्ति को खाली व्यक्ति विशेष ना देखें, हम उसका देखें कि उसका इंटर रिलेशन और इंटर डिपेंडेंस उसके सोशल एनवायरनमेंट से कितना बड़ा रोल प्ले करता है, और उसका सोशल एनवायरनमेंट जो है, जो उसका सामाजिक वातावरण है, वो उसकी लाइफ में कैसे हस्तक्षेप दे रहा है। बिल्कुल जी। तो हम इस पे बात करते हैं साइको सोशल थेरेपी के बारे में, जैसे मैम ने भी बात करी। तो साइको सोशल थेरेपी में भी हम ये देखते हैं कि जो मानव है आपका, वो हम उसको एक ही नज़र से नहीं देख सकते। वो प्रोडक्ट है बहुत सारी चीज़ों का, बहुत सारे इंटरेक्शंस हुए, जैसे हमने कारक की बात करी थी, बायोजेनेटिक कारक होते हैं, हाँ, जैविक कारक होते हैं, हमारे बहुत सारे रिश्तों के हमारे ज़िंदगी में प्रभाव पड़ते हैं, और हमारा इम्पैक्ट हमारी ज़िंदगी की जो एक्सपीरियंसेस हैं, लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं, उनका इम्पैक्ट पड़ता है हमारे ऊपर, और हमारे जो सोसाइटल, कल्चरल और तरह तरह के जो हमारे इवेंट्स घट रहे होते हैं हमारी ज़िंदगी में, उन सब का इम्पैक्ट हम पे पड़ता है। तो जो एक व्यक्ति विशेष को हम व्यक्ति विशेष की नज़र में ना देखते हुए उसको हम सोशल एनवायरनमेंट, उसका पूरा सोशल एनवायरनमेंट लेके चलते हैं, और सोशल वर्कर्स का तो काम होता ही यही है कि हम उसको इस नज़र से देखें। बिल्कुल सही कहा आपने। जैसे कि एक चीज़ में ये भी चीज़ है कि जैसे कोई पर्सन है तो वो पर्सन, उसका पर्सनल एक जो अपना एक्सपीरियंस रहा है पास्ट, है ना, वो भी बहुत मैटर करता बहुत है। मैटर करता और कहीं ना कहीं ये मेंटल हेल्थ का बहुत ही संजीदा टॉपिक है, बहुत गंभीर विषय है। और आप ये समझिए कि इसकी स्टार्ट ऐसा नहीं कि अचानक कोई सिजोफ्रेनिक हो जाएगा। राइट। वो कहीं ना कहीं स्ट्रेस या किसी प्रकार का डिजास्टर, जो कि क्राइसिस, बहुत जो कि सारे, उसको नहीं हाँ, कर हाँ। झेल पाया, या किसी प्रकार का मेंटल पीस बहुत ज़्यादा लेवल तक अगर मेंटल टॉर्चर हो गया, मेंटली टॉर्चर हो गया, चाहे वो कहीं पे भी, घर पे हो गया, किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा, वर्क प्लेस पे हो गया, तो कहीं ना कहीं ये मेंटल हेल्थ का बात है, तो बहुत ध्यान देना चाहिए। और आपका मेंटल पीस पे अगर कोई भी आ रहा है तो आप उससे कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल मत कीजिए। ये भी एक सजेशन रहेगा, क्योंकि आपका मेंटल पीस मेंटल हेल्थ का एक पार्ट है, और वो कहीं न कहीं किसी भी तरह से उसमें व्यवधान नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि ये फिर स्ट्रेस, एंग्जायटी, डिप्रेशन, ये एक सीढ़ी है। आप अगर इस सीढ़ी पे चढ़ गए तो कहाँ तक पहुँचेंगे, फिर ये बहुत मुश्किल हो जाएगी।
मैं लास्ट में अपने श्रोतागणों को एक बात बताना चाहूँगी कि अगर आपके अड़ोस-पड़ोस में, आपके जानने में, आपके परिवार में, दोस्तों में जल्दी से जल्दी अगर आपको लगे कि आपके किसी व्यक्ति में ऐसा लक्षण है, तो आप जल्दी हो सके उसका निदान कर सकें, क्योंकि जितनी जल्दी इसका निदान होता है, उपचार करना उतना ही आसान आसान होता है हो उपचार जाता करना, है। जी। बिल्कुल, बिल्कुल। और कई जगह पे लोग उससे पूरी तरह ठीक हो जाते हैं। इसमें संभावना होती है कि लोग बेहतर और हो जाते हैं, और कुछ शोधकर्ताओं ने ये भी सुझाव दिया है कि अगर पर्याप्त प्रारंभिक हस्तक्षेप हो पाए, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। इंटरवेंशन अगर टाइम पे अच्छा हो सकता है, तो व्यक्ति पूर्ण रूप से मतलब सही भी हो जाते हैं और उनको बहुत सारी प्रॉब्लम से गुजरना नहीं पड़ता। तो यदि आपको संदेह है कि आपको या आपके किसी करीबी को स्किज़ोफ्रेनिया हो सकता है, या विकसित हो रहा है, या थोड़े से आपको सिम्पटम्स लक्षण दिख रहे हैं, ज़्यादा नहीं, तो ज़रूर किसी पेशेवर से इसकी मदद लें। अपने नियरेस्ट साइकियाट्रिक। हॉस्पिटल जाना ज़रूरी है, साइकियाट्रिस्ट से मिलना बहुत ज़रूरी है, जो ये निर्धारित कर सकें कि वो आपको किस हिसाब से आपकी मदद कर सकते हैं, आपका उपचार कर सकते हैं। हम हमारी ओर से भी आपको, आप सभी के लिए ये जागरूकता के लिए हमने ये आज का रेडियो टॉक किया है। हम आशा करते हैं आप सभी को इससे लाभ मिला हो। धन्यवाद। धन्यवाद।